वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार क्लास 12 का जैक बोर्ड का रिजल्ट आउट हो चुका है और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि हर साल की तरह, पिछले कई साल की तरह इस बार भी हाईएस्ट मार्क्स केमिस्ट्री में आपका मेंटर्स केमिस्ट्री क्लासेस से ही होगा। इसमें टोटल मार्क्स आपका 92 आया। तो इसलिए क्लास 12 के सभी पास आउट स्टूडेंट को, जितने भी मेंटोरियंस हैं, मैं उन सभी को दिल से हार्टेडली कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस टॉपिक के पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने एक कंसेप्ट वहां देखा। क्या देखा कि कई सारे ऐसे कंपाउंड्स आ रहे थे जिसमें एटम, मॉलिक्यूल और आयंस सेम थे, बट फिर भी उनके नाम, उनका नेमिंग अलग हो जा रहा था। जैसे आप यहां पर देखिए, यहां भी कोबाल्ट एटम है, यहां भी कोबाल्ट एटम है, यहां भी NH3 मॉलिक्यूल है, यहां भी NH3 मॉलिक्यूल है, यहां भी ब्रोमीन एटम है, यहां भी ब्रोमीन एटम है, यहां भी सल्फेट मॉलिक्यूल है, सल्फेट आयन है, और यहां भी आपका सल्फेट आयन है। आप क्या देख रहे हैं कि इन पहले कंपाउंड में और दूसरे कंपाउंड में एटम, मॉलिक्यूल और आयंस सब सेम है, फिर भी इन दोनों का नाम में डिफरेंस आ गया। जहां पहले वाले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेम जो है पेंटा अमाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट 3 सल्फेट है, वहीं दूसरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम पेंटा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड है। मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयंस सेम रहते हुए भी कंपाउंड्स का, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेम अलग अलग है। तो हमें यहां से एक नया थ्योरी, एक नया कंसेप्ट हमारे सामने निकल के आया कि एटम, मॉलिक्यूल या आयंस मतलब स्पीसीज सेम रहते हुए भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम डिफरेंस है, नेम में डिफरेंस है। जब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का प्रॉपर्टीज को चेक किए स्टूडेंट, तो दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का प्रॉपर्टीज भी हमें डिफरेंट मिला। अब प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंट मिला वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आप यहां पर समझें कि नोमेनक्लेचर करते समय, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग करते समय हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट आया, या हम लोग एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में समझे जिसमें दो कंपाउंड्स जिनका एटम, मॉलिक्यूल और आयन सब कुछ सेम था, लेकिन फिर भी उनका नाम डिफरेंट था, और नाम ही नहीं उनका प्रॉपर्टीज डिफरेंट था। तो ऐसे कंपाउंड के बीच के रिलेशन को बताने के लिए हम लोगों ने एक नया टर्म दिया, और उस नए टर्म का नाम है स्टूडेंट, उस नए टर्म का नाम है आइसोमर्स। और एक उस प्रोसेस को, आइसोमर्स प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हमने एक नया टर्म दिया और उसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट आइसोमेरिज्म। आज हम लोग आइसोमेरिज्म टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और बड़े ध्यान से आप यहां से सुनना, क्योंकि यहां से आइसोमेरिज्म में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले हम लोग आइसोमेरिज्म को समझेंगे, फिर एग्जांपल्स को समझेंगे, फिर आपके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म होता क्या है। ये जो आइसोमेरिज्म वर्ड है, जब हम इस आइसोमेरिज्म वर्ड को बाइफर्केट करेंगे, डिसोसिएट करेंगे दो वर्ड्स में, तो जो पहला वर्ड आइसो है, उस आइसो का मतलब होता है सेम, और जो दूसरा वर्ड आपका मेरोस है, उस मेरोस का मतलब होता है पार्ट्स। तो कहने का मतलब, एक कंपाउंड्स का आप जितना भी पार्ट्स करेंगे, उन सभी पार्ट्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो आइसोमेरिज्म टर्म है, ये आइसोमेरिज्म टर्म को जब हम दो डिफरेंट वर्ड में डिसोसिएट करेंगे, तो जो पहला वर्ड आइसो है, वो फर्स्ट वर्ड आइसो का मतलब होता है सेम, और जो दूसरा वर्ड आपका मेरिज्म है, मेरोस है, उसका मतलब होता है पार्ट्स।
तो कहने का मतलब सेम पार्ट्स, मतलब एक कंपाउंड को लेकर आप उसके जितने भी पार्ट्स करेंगे उन सभी पार्ट्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगा। तो ऐसे दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो ऐसे दो कंपाउंड के बीच के रिलेशन को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं, और ये आइसोमर्स बनाने का प्रोसेस को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, मतलब दो कंपाउंड्स या दो से ज्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं जिनका क्या रहेगा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज, और उनका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्यों प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से, और स्पेशियल अरेंजमेंट या फिर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो जाना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहते हुए, तो ऐसे दो कंपाउंड को हम आपस में आइसोमर्स कहते हैं, और उस आइसोमर्स बनाने का प्रोसेस को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट, मेरी बातों को ध्यान से समझना। नोमेनक्लेचर टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस नोमेनक्लेचर करने के दौरान उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के नेमिंग करते समय हमारे सामने ऐसे दो कंपाउंड भी आए, ऐसे दो कंपाउंड, बहुत सारे ऐसे दो कंपाउंड आए जिनमें स्पीसीज सेम थे, मतलब इन दोनों में एटम, मॉलिक्यूल और आयंस सेम थे, लेकिन फिर भी इन दोनों का नाम में अंतर था, इन दोनों के नेम में डिफरेंस था। और जब हमारे सामने ऐसे कंपाउंड आए तो हम इन दोनों का प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू किए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इन दोनों कंपाउंड का नाम ही नहीं, प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस था, सेम था, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग हो, डिफरेंस हो, तो ऐसे दो कंपाउंड के आपस के बीच के रिलेशन को हम लोगों ने एक टर्म दिया, एक नाम दिया, और उसे हम लोगों ने आइसोमर्स बोला, और इस आइसोमर्स बनाने के प्रोसेस को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टूडेंट, केमिस्ट्री को अगर आप इजी करना चाहते हो तो उसे आप डे टू डे लाइफ से जोड़ो, अपने आप टॉपिक भी समझ में आ जाएगा और कंसेप्ट हमेशा के लिए याद भी रहेगा। जैसे हमारे दुनिया में क्या होता है, दो इंसान के बीच के रिलेशन को हम लोग एक नाम देते हैं। जैसे दो इंसान के बीच के रिलेशन को हम लोग कहते हैं फादर या फिर मदर या फिर ब्रदर या फिर सिस्टर या फिर फ्रेंड। ऐसा हम लोग अपने दुनिया में डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग दो इंसान के बीच के रिलेशन को एक नाम दिए हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट यहां भी है कि ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इन दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग है, तो ऐसे दो कंपाउंड के बीच के रिलेशन को एक टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया, और उसे हम लोगों ने आइसोमर्स कहा, और आइसोमर्स बनाने के प्रोसेस को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये रहा हमारा आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, मतलब अगर आपको आइसोमर्स बनाना है, अगर आपको रिलेशन बताना है, तो कम से कम आपके पास मिनिमम 2 कंपाउंड होना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं स्टूडेंट कि आइसोमर्स सिर्फ 2 ही कंपाउंड का होता है, वो 2 से ज्यादा का भी हो सकता है। तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट आर नोन एज आइसोमर्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज द आइसोमेरिज्म। मतलब आपको याद क्या रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग आपस में आइसोमर्स कहते हैं और प्रोसेस को आइसोमेरिज्म। तो जो बात हमने आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स के बारे में जाना, उसे ही मैंने यहां पर फ्लो चार्ट और यहां पर कुछ एग्जांपल से मैंने यहां समझाया। तो हमने आइसोमर्स के बारे में क्या जाना कि आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन
उनका आपस में प्रॉपर्टीज जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो बात यहां पे आया, यहां से क्वेश्चन आता है कि आखिर वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों सेम रहता है। तो उसके पीछे रीजन है कि उसमें रहने वाले एटम, मॉलिक्यूल या आयंस सेम रहते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, आखिर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसे हम आइसोमर्स कह रहे हैं, उनका प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों होता है। तो उनका प्रॉपर्टीज में डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि वहां पर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है या वहां पर उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस के अरेंजमेंट में डिफरेंस होने की वजह से या कंपाउंड का स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, और एटम, मॉलिक्यूल और आयंस सेम होने की वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे और प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहे, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। अब हम समझते हैं स्टूडेंट कि डिफरेंस इन स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है या डिफरेंस इन अरेंजमेंट किस तरीके से हो सकता है। आइए पहले हम इन दो एग्जांपल को कंपैरिजन कहते हैं। यहां M इंडिकेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को और L इंडिकेट कर रहा है लिगेंड को। अगर आप पहले कंपाउंड का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको स्टूडेंट, अगर पहले कंपाउंड का आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको ML4 ही नजर आएगा और यहां भी ML4 ही नजर आएगा। मतलब यहां पर एक एटम और 4 लिगेंड्स हैं, यहां भी एक सेंट्रल मेटल एटम और 4 लिगेंड्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां एटम, मॉलिक्यूल या आयंस सेम है, इसीलिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है। बट आप इन दोनों का अरेंजमेंट को, आप यहां पर इन दोनों का स्ट्रक्चर पे गौर करें स्टूडेंट। आप क्या देख रहे हैं कि पहले स्ट्रक्चर में जो 4 लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अरेंज हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए हैं, वो 109 डिग्री 28 मिनट एंगल पे जुड़े हुए हैं। मतलब यहां पर जो लिगेंड्स के बीच का जो बॉन्ड, यहां जो आपका बॉन्ड एंगल है वो आपका 109 डिग्री 28 मिनट है। तो इस पहले कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि यहां जो लिगेंड्स और जो दूसरा लिगेंड्स है, यहां पर लिगेंड्स के बीच में 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का वो स्क्वायर प्लेनर है। तो इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। जहां पहला कंपाउंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बता रहा है, वहीं दूसरा कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर को बता रहा है। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इन दोनों कंपाउंड को हम लोग आपस में आइसोमर्स कहेंगे और आइसोमर्स बनाने के प्रोसेस को हम लोग आइसोमेरिज्म कहेंगे। और यहां इसी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण से इन दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टीज बदल जाता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। आइए आप यहां देख रहे हैं, यहां M जो लिखा हुआ है इन दोनों कंपाउंड में, फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में, ये M यहां पर इंडिकेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम। A और B यहां पर लिगेंड को इंडिकेट कर रहा है। जरा इन दोनों कंपाउंड में आप जरा चेक करेंगे इन दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला, तो आपको MA2B2 टाइप का फॉर्मूला दिखेगा। मतलब यहां पर एक सेंट्रल मेटल एटम है, 2 A टाइप के लिगेंड है और 2 B टाइप के लिगेंड है। आप देख सकते हैं 2 A टाइप का लिगेंड है और 2 B टाइप का लिगेंड है। दूसरे एग्जांपल में भी आप यही देख रहे हैं कि एक सेंट्रल मेटल एटम है और 2 A टाइप का लिगेंड है और 2 B टाइप का लिगेंड है। अब जरा आप यहां पर देखें, इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका यहां पर सेम है, लेकिन जरा आप गौर करेंगे पहले कंपाउंड में आप क्या देख रहे हैं, जो सेम टाइप का लिगेंड है उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है। लेकिन जहां यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर है उसमें जो बॉन्ड, सेम टाइप के लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां सेम टाइप के लिगेंड में 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है और यहां सेम टाइप के लिगेंड में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है।
तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर तो स्क्वायर प्लेनर ही है, लेकिन यहां पर अरेंजमेंट सजावट अलग अलग है। तो इस कारण से, इस सजावट में अलग होने के कारण से इन दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टीज बदल जाता है। तो यहां इन दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्यों बदला? क्योंकि इन दोनों कंपाउंड्स में लीगेंड्स का, या हम कह सकते हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयंस का सजावट मतलब अरेंजमेंट अलग अलग है। यहां दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्यों बदला? क्योंकि यहां पर दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर यहां पर अलग अलग है। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण से या अरेंजमेंट में डिफरेंस होने के कारण से जब कंपाउंड का प्रॉपर्टीज बदल जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहते हुए, तो ऐसे दो कंपाउंड को हम आपस में आइसोमर्स कहते हैं। और आइसोमर्स बनाने के प्रोसेस को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आइसोमेरिज्म जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों सेम रहता है, क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन सब सेम रहते हैं। और प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंस होता है? क्योंकि स्ट्रक्चर या फिर अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल का मतलब होता है तीनों एक्सिस में स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंस होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग आइसोमेरिज्म। तो आपको अब जब आप डेफिनेशन समझ गए तो आपको कुछ बात एकदम दिमाग में याद रखना है। क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर करके रखना है, याद करके रखना है कि हम लोग जो आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में पढ़ने जा रहे हैं। आपने जो आइसोमेरिज्म अब तक स्टडी किया होगा या क्लास 11th में जो आपने आइसोमेरिज्म स्टडी किया होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोमेरिज्म प्रोसेस था। आज हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं। और आपको ये बात तो पता ही है कि आइसोमर्स बोलने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज को सेम करना होगा और कुछ प्रॉपर्टीज को डिफरेंट करना होगा। तो आपको यही बात आपको याद रखना है कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आइसोमेरिज्म फेनोमेनन या प्रोसेस को डिस्कस करना है तो वहां पर क्या क्या टर्म्स सेम रहते हैं और क्या क्या टर्म्स डिफरेंट रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दो कंपाउंड्स के बीच में या दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में अगर आप ये बोल रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है, तो इसका मतलब उनका, इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सेंट्रल मेटल एटम भी सेम रहेगा। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे। उन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम रहेगा और उन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रहेगा। अब बात आया, सेम तो ये सारे टर्म्स हैं, डिफरेंट क्या क्या है? तो उनका आपस में प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगा, उनका आपस में स्ट्रक्चर डिफरेंट रह सकता है, या फिर उनके में जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट है वो लिगेंड्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ये सारे टर्म्स सेम दिखें और ये सारे टर्म्स आपको डिफरेंट दिखें तो आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को एक दूसरे का आइसोमर्स बोल सकते हैं। आइसोमर्स बेसिकली स्टूडेंट दो कंपाउंड के बीच के रिलेशन को बताता है। और रिलेशन कब बताएगा? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सेम है, लेकिन उन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का प्रॉपर्टीज या फिर उन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का स्ट्रक्चर या फिर उन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो लिगेंड्स हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग आपस में एक दूसरे का आइसोमर्स कहेंगे और उस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे हमने एग्जांपल के फॉर्म में यहां पर दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिया है। अब स्टूडेंट चेक करो, देखो पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है और यहां भी कोबाल्ट है, यहां भी पेंटा अमाइन है और सेकंड वाले में भी पेंटा अमाइन है। देखो यहां भी Br एटम लिखा हुआ है, Br आयन लिखा हुआ है, Br एटम लिखा हुआ है और यहां भी देख सकते हैं कि Br लिखा हुआ है। यहां भी सल्फेट है और यहां भी SO4 सल्फेट है। मतलब इन दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिख रहा है क्योंकि दोनों में एटम, मॉलिक्यूल या आयंस आपको यहां पर सेम है। अब जरा चेक करें, पहले कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और दूसरे कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट सेम है।
फिर थर्ड चेक करें इन दोनों कंपाउंड में जो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो इसमें भी आपका 3 ही है और इसमें भी आपका 3 ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करें स्टूडेंट, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मतलब इन दोनों कंपाउंड में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आपका सेम है। लेकिन जरा इन दोनों कंपाउंड का आप प्रॉपर्टीज चेक करें तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पहले कंपाउंड का कलर है वो आपका रेडिश वायलेट कलर है और दूसरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो कलर है वो सिर्फ रेडिश कलर है। तो इसका मतलब कलर जैसा प्रॉपर्टीज इनके बीच में अलग अलग है, कलर जैसा प्रॉपर्टीज इनका डिफरेंट है। तो ऐसे दो कंपाउंड्स, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम सेम हो लेकिन उनका प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। मैं यहां पर कलर से आपको बताया कि प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट है, हालांकि आप और भी इसमें डिफरेंस देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में। जहां ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आप डिसोसिएट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो ये डिसोसिएट होकर सल्फेट आयन देगा, ये डिसोसिएट होकर ब्रोमाइड आयन देगा। तो आयंस में भी डिफरेंस है और आयंस में डिफरेंस होने के कारण से इन दोनों का करेंट कैरिंग कैपेसिटी मतलब कंडक्टिविटी भी अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं कि कंडक्टिविटी जैसा प्रॉपर्टीज अलग है, कलर जैसा प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग आपस में आइसोमर्स कहते हैं और इन आइसोमर्स के बनाने के प्रोसेस को स्टूडेंट हम लोग आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का आइसोमेरिज्म, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर दो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम सेम रहते हुए, तो ऐसे आइसोमर्स दो कंपाउंड्स को हम लोग या वैसे आइसोमर्स को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। लेकिन अगर दो कंपाउंड्स में एटम, मॉलिक्यूल या आयंस या फिर कह सकते हैं लिगेंड्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होने के कारण से अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाए तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आइसोमर्स में प्रॉपर्टीज दो कारण से, दो रीजन से चेंज हो सकता है, या तो उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए या तो फिर वहां पर उसका अरेंजमेंट अलग अलग हो जाए। तो अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग या ऐसे आइसोमर्स को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। और अगर वहां पर लिगेंड्स का अरेंजमेंट अलग अलग है तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। पहला है आपका आयोनाइजेशन आइसोमर्स, सेकंड है आपका हाइड्रेट आइसोमर्स, थर्ड है आपका लिंकेज आइसोमर्स, फोर्थ है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, फिफ्थ है आपका लीगेंड आइसोमर्स। उसी तरीके से स्टीरियो आइसोमर्स आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और सेकंड है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये दोनों टाइप के आइसोमर्स को हम लोग अलग अलग डिटेल से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। आपके एग्जाम में यहां से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द आयोनाइजेशन आइसोमर्स एंड हाइड्रेट आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स और हाइड्रेट आइसोमर्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताएं। या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द आयोनाइजेशन आइसोमर्स एंड लिंकेज आइसोमर्स। मतलब आयोनाइजेशन आइसोमर्स और लिंकेज आइसोमर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये चीज यहां पर आपके एग्जाम में पूछा गया है। या तो फर्स्ट सेकंड के बीच का डिफरेंस पूछेगा या फर्स्ट थर्ड के बीच का डिफरेंस पूछेगा। एक बात और स्टूडेंट, जो अभी सिलेबस का मॉडिफिकेशन किया गया है, सिलेबस में जो चेंजिंग किया गया है सीबीएसई के सिलेबस में, अभी जैक बोर्ड का सिलेबस जो चेंज किया गया है वो अभी इश्यू नहीं किया गया है, अभी यहां पर पब्लिक यहां पर नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट जब सिलेबस में चेंज किया जाएगा, जैक बोर्ड के सिलेबस में चेंज किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में इस बार का जो एग्जाम होने वाला है उसमें स्टीरियो आइसोमर्स को हटा दिया है, सिर्फ स्ट्रक्चरल
आइसोमर्स ही वहां पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग भी यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो सिलेबस सीबीएसई का है शायद वही सिलेबस जैक बोर्ड का भी होगा, तो इसीलिए हम लोग उस चीज को फॉलो करते हुए हम लोग भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम लोग अब पहला स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंट के फॉर्म में आप समझ सकते हैं। देखो आइसोमर्स जैसे ही बोले, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आइसोमर्स जैसे ही बोले, चार टर्म को आप हमेशा सेम रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और सेंट्रल मेटल एटम। और डिफरेंस क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में डिफरेंस किस वजह से होता है? या तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से, या तो लिगेंड्स के एलिमेंट में डिफरेंस होने की वजह से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और वहां जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज वहां पर डिफरेंस है। तो प्रॉपर्टीज स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज जिस कारण से डिफरेंस रहेगा वो आपके आगे वाले टर्म में लिखा हुआ रहेगा। और आगे वाला टर्म कहता है आयोनाइजेशन, मतलब आयंस। तो इसका मतलब हुआ कि कैटायन और अनायन में आयंस का एक्सचेंज होने की वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंस हो जाना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहते हुए, तो ऐसे दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड के हम आपस के रिलेशन को आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहेंगे। और वैसे सभी कंपाउंड के बनाने के प्रोसेस को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जांपल से समझाऊंगा, धीरे धीरे ही चलूंगा, कंफ्यूज मत होना। देखो स्टूडेंट, आप सिंपल वे में तो इतना जानते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे और प्रॉपर्टीज डिफरेंस रहे तो कंपाउंड को हम लोग आइसोमर्स कहेंगे। अब प्रॉपर्टीज किस कारण से अलग अलग है वो इस टर्म के आगे में लिखा हुआ रहेगा। ये हिंट है, ये पहचानने का तरीका है। और आइसोमेरिज्म टर्म के आगे आयोनाइजेशन लिखा हुआ है, आयंस लिखा हुआ है। तो कहता है आयोनाइजेशन आयंस, मतलब कहता है कि एक जो कंपाउंड है उसमें कैटायन को देखो या और अनायन को देखो, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखो और आयोनाइजेशन स्फीयर को देखो, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर देखो। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर कैटायन और अनायन में आयंस के एक्सचेंज होने की वजह से अगर प्रॉपर्टीज बदल जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहते हुए, तो ऐसे दो कंपाउंड को स्टूडेंट आप आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर्स कह सकते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन में क्या लिखा हूं, कंपाउंड विच गिव डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन। जो कंपाउंड सॉल्यूशन में अलग अलग आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, ऑल्दो दे हैव सेम कॉम्पोजिशन। सेम कॉम्पोजिशन कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, वो सारा सेम रहेगा। तो सेम कॉम्पोजिशन होते हुए भी वैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आयंस दें और उस डिफरेंट डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करने के कारण से अगर उनका प्रॉपर्टीज बदल जाता है तो ऐसे सभी कंपाउंड को आप आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर्स कह सकते हैं। जैसे हमने यहां पर दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिया, आप देख सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम यहां पर कोबाल्ट है। उस सेंट्रल मेटल एटम के बाद जो लीगेंड लिखा हुआ है, इस पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी लीगेंड अमाइन है, दूसरे में भी लीगेंड आपका अमाइन है। यहां भी देखिए स्टूडेंट आपका ब्रोमाइडो है और यहां भी देखिए आप ब्रोमाइड है, यहां भी देखिए आप सल्फेट है और यहां भी देखिए आप सल्फेटो है। मतलब दोनों में एटम, मॉलिक्यूल और आयंस सेम है, मतलब दोनों में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में पार्टिसिपेट करने वाले स्पीशीज सेम है, मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद आप देख सकते हैं दोनों में सेंट्रल मेटल एटम सेम है। पहले वाले में 6 लीगेंड है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दूसरे वाले में भी 6 लीगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी दूसरे में सेम है, इन दोनों में सेम है। पहले वाले में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो वो 3 है, और दूसरे वाले में अगर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो 3 है। मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का अभी तक तो हमें कॉम्पोजिशन सेम दिख रहा है, लेकिन हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को वाटर में पुट किए, एक्वस सॉल्यूशन बनाए हम इनका,
का। तो क्या देखते हैं स्टूडेंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन तो वो डिसोसिएट नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन डिसोसिएट होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब हम वाटर में डालें तो ये डिसोसिएट होके सल्फेट आयन दिया, और दूसरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब हम वाटर में डालें तो ये डिसोसिएट होके हमें ब्रोमाइड आयन दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आयंस डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन इनका कॉम्पोजिशन मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर और सेंट्रल मेटल एटम सेम है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट आयंस दे रहे हैं। तो वैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर वाला पोर्शन है इसे हम कैटायन मान लेते हैं तो ये अनायन हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन को कैटायन मान लेते हैं तो ये अनायन हो जाएगा। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर। तो देखिए यहां पर ये अमाइन तो स्टूडेंट न्यूट्रल है, हमें तो आयंस चाहिए, तो यहां पर आयंस कौन है, ब्रोमाइड है और सल्फेट है। यहां भी आयन कौन है, सल्फेट और ब्रोमाइड है। तो हमने क्या किया, इस आयंस का एक्सचेंज कर दिया। ये ब्रोमाइड आयन और जो यहां पर सल्फेट आयन है स्टूडेंट, इन दोनों आयंस को मैंने एक्सचेंज कर दिया। कैटायन और अनायन में आयंस को एक्सचेंज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में आयंस का एक्सचेंज स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में आयंस का एक्सचेंज कर दिया। और इस आयन के एक्सचेंज करने के कारण से देखिए जहां पहले वाले पार्ट में ब्रोमाइडो आपका जो आयंस है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन सेकेंड वाले में वही बाहर है। पहले वाले में जहां सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, वही दूसरे वाले में सल्फेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो मैंने आयंस का एक्सचेंज कर दिया, और इस आयन के एक्सचेंज करने के कारण से हमें जो आयंस मिल रहा है, जो हमें सॉल्यूशन में आयंस मिल रहा है, वो आयंस यहां पर डिफरेंट है। और इस आयंस में डिफरेंस होने की वजह से देखो क्या चेंजिंग आया। देखो हमने पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का रिएक्शन BaCl2 से करवाया, बेरियम क्लोराइड से करवाया, और दूसरे वाले में भी दूसरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को भी हमने बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाया। तो पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब बेरियम क्लोराइड से आपने रिएक्शन करवाया तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टूटा और टूट के सल्फेट आयन दिया, और ये सल्फेट आयन यहां पर प्रेजेंट बेरियम के साथ रिएक्ट किया। जब आप यहां पर ये बेरियम के साथ रिएक्ट किया और यहां पर बेरियम सल्फेट बनाया, और बेरियम सल्फेट बनाने की वजह से यहां पर व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, इसके लिए मत समझना, इसके लिए समझना। यहां व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टूट के कहीं भी सल्फेट आयन नहीं दे रहा है, इसीलिए बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करने पर बेरियम सल्फेट नहीं बन रहा है, और बेरियम सल्फेट नहीं बनने से किसी तरह का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब देखिए पहले वाले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना। क्यों व्हाइट प्रेसिपिटेट पहले वाले में बना? क्योंकि पहले वाले में बेरियम सल्फेट बना। दूसरे वाले में व्हाइट प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बना? क्योंकि बेरियम सल्फेट नहीं बना। पहले वाले में बेरियम सल्फेट क्यों बना? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो डिसोसिएट होकर सल्फेट आयन दे रहा था। दूसरे वाले में बेरियम सल्फेट क्यों नहीं बना? क्योंकि दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो डिसोसिएट होकर सल्फेट आयन नहीं दे रहा था। तो यहां पर देखिए प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन में हमें डिफरेंस दिख रहा है और प्रॉपर्टीज में हमें डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम सब कुछ सेम है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आपस में जो आयंस अलग अलग दे, आयंस एक्वस सॉल्यूशन में कैटायन और अनायंस के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऐसे दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कैटायन और अनायन में आयंस का एक्सचेंज होने की वजह से प्रॉपर्टीज में डिफरेंस रहना, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो जाना, कॉम्पोजिशन सेम रहते हुए या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहते हुए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। इस बात को एक और एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। मैं क्या कर रहा हूं, इस बार बेरियम क्लोराइड को हटाकर मैं दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवा रहा हूं, AgNO3 के साथ करवा रहा हूं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवा रहा हूं।
और सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाने पर मैं यहां पर क्या देख रहा हूं स्टूडेंट कि जब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिसोसिएट हुआ तो डिसोसिएट होकर ये सल्फेट आयन दिया, और जब ये सल्फेट आयन यहां पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब मैं इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाया तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पहले डिसोसिएट होकर ब्रोमाइड आयन दिया, और ये ब्रोमाइड आयन जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया तो यहां पर ये AgBr का फॉर्मेशन किया, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन किया। और इस सिल्वर ब्रोमाइड के फॉर्मेशन होने के कारण से यहां पर येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन दूसरे वाले में येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, नो येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के प्रेसिपिटेट बनाने में डिफरेंस है। पहला वाला येलो प्रेसिपिटेट क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहले वाले में AgBr नहीं बना था। AgBr क्यों नहीं बना? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिसोसिएट होकर ब्रोमाइड आयन नहीं दिया। दूसरे वाले में येलो प्रेसिपिटेट क्यों बना? क्योंकि दूसरे वाले में AgBr बना था। AgBr क्यों बना? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिसोसिएट होकर ब्रोमाइड आयन दिया। तो आप देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन में अंतर आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टीज में अंतर आ रहा है। तो आयंस का मैंने सिर्फ एक्सचेंज किया और इस कारण से प्रॉपर्टीज बदल गया। तो आयंस का एक्सचेंज करने से, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर आयंस का एक्सचेंज करने से, अरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में आयंस का एक्सचेंज करने से, कैटायन और अनायन वाले पोर्शन में आयंस का एक्सचेंज करने से अगर प्रॉपर्टीज बदल जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहते हुए, तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहेंगे, और बनाने के प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर कुछ एग्जांपल्स से ये समझते हैं कि हम लोग कैसे एग्जाम में आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर्स है कि नहीं। अभी अभी मैंने आपको बताया, या इतना देर से आप सुनने के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि अगर कैटायन और अनायन में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर और अंदर आयंस में हमें अलग डिफरेंस दिखा तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। सबसे पहली बात आप ये चार टर्म को चेक कर लेना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर पहले सेम होना चाहिए। और वो कैसे सेम होगा? क्योंकि उसमें पार्टिसिपेट करने वाले दोनों कंपाउंड में जितने भी स्पीसीज लिखे हुए रहेंगे, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर, वो सेम होना चाहिए। देखिए, यहां भी कोबाल्ट है, यहां भी कोबाल्ट है, यहां भी NH3 है, यहां भी NH3 है, यहां दो क्लोरीन एटम है, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहां भी दो क्लोरीन एटम है, यहां भी NO2 है और यहां भी NO2 है, मतलब नाइट्राइट है। मतलब इन दोनों में पार्टिसिपेट करने वाले एटम, मॉलिक्यूल या आयंस सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, यहां भी कोबाल्ट है, ये भी सेम हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2 6, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 1 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालने आता होगा स्टूडेंट, तो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 और यहां भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 3 ही आया होगा। ठीक है, तो अब यहां पर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। अब देखो कि क्या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर आयन का एक्सचेंज है। पहले में मुझे क्या दिख रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर NO2- नाइट्राइट आयन है, और दूसरे में क्या दिख रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड आयन है। इसका मतलब ये सॉल्ट डिसोसिएट होके नाइट्राइट आयन दे रहा है और ये सॉल्ट डिसोसिएट होके क्लोराइड आयन दे रहा है। जहां पर इस पहले वाले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में दोनों क्लोराइडो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था, यहां क्या दिख रहा है कि एक क्लोराइडो अंदर है और दूसरा क्लोराइडो बाहर है। NO2 यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है लेकिन यहां पर अंदर है, मतलब यहां पर आयंस को बदल दिया गया है, और आयंस को बदल देने के कारण से आप देख रहे हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिसोसिएट होके अलग अलग आयन दे रहा है। शॉर्ट में समझाएं स्टूडेंट, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप पहले चेक कर लेना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और सेंट्रल मेटल एटम सेम है। उसके बाद आप चले आना स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपको डिफरेंट आयंस दिखे
तो समझ जाना कि ये दोनों एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। जहां पहला वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिसोसिएट होकर नाइट्राइट आयन दे रहा है, वहीं दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिसोसिएट होकर क्लोराइड आयन दे रहा है। डिफरेंट डिफरेंट आयंस दे रहा है, इसीलिए इनका प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर्स होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चेक करते हैं कि क्या ये दोनों एग्जांपल एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर्स है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले क्या चेक करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके लिए कैसे मालूम चलेगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एटम मॉलिक्यूल आयंस होंगे सब सेम होंगे। यहां भी प्लैटिनम, यहां भी प्लैटिनम, यहां भी NH3, यहां भी NH3, यहां भी Cl2 और यहां भी Cl2, यहां भी Br2, यहां भी Br2, मतलब सारे स्पीसीज इसमें सेम है, दोनों में सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनम दोनों में सेम है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी 6। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को निकालने आता होगा स्टूडेंट, तो यहां पर मैंने पहले बताया हुआ है, तो यहां पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर भी 4 है और यहां भी प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 4 है। मतलब दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में सेम है। अब देख लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिसोसिएट होकर क्या दे रहा है, ब्रोमाइड आयन, और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिसोसिएट होकर क्या दे रहा है स्टूडेंट, क्लोराइड आयन। अलग अलग आयन दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है। इसका मतलब दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंस होगा और इस कारण से ये दोनों एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। पहले चेक करो क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और वो कैसे पता चलेगा, पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी लिखे गए एटम मॉलिक्यूल और आयंस होंगे वो सब सेम होंगे। इसमें भी कोबाल्ट, इसमें भी कोबाल्ट, इसमें भी आपका देख रहे हैं अमाइन है, इसमें भी आपका अमाइन है और टोटल 5 है। NO3 यहां भी है स्टूडेंट, NO3 यहां भी है, SO4 यहां भी है, SO4 यहां भी है। इसका मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में पार्टिसिपेट करने वाले एटम मॉलिक्यूल और आयंस सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब आते हैं सेंट्रल मेटल एटम, इन दोनों में सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और यहां भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और स्टूडेंट अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने आता है तो यहां भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा और यहां भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। मतलब इन दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ये सब सेम है। अब क्या चेक करो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जब क्या देख रहे हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सल्फेट आयन, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, नाइट्रेट आयन। तो क्या ये दोनों कंपाउंड डिसोसिएट होकर अलग अलग आयंस दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये जितने भी कंपाउंड्स लिखे गए हैं ये दोनों, ये सब आपस में एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट डेफिनेशन, एग्जांपल आप समझ चुके हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें यह पता चलेगा कि क्या इसमें से कौन किसका आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर्स अगर समझ लिए हैं तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है कि आपके सामने ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिया हुआ है, कहता है कि बताइए इन 4 ऑप्शन में से इसका आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहले में सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, इन सभी में सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम। इसमें देख सकते हैं आपका 4H2O मॉलिक्यूल है, इन देख सकते हैं कि इन चारों में आपका 4H2O मॉलिक्यूल है। अभी तक तो सेम दिख रहा है। 2 क्लोरीन एटम है, देख सकते हैं यहां पर भी 2 क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम है, अभी भी सेम है। इसमें NO2 मॉलिक्यूल है, देखिए इसमें भी NO2 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 है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो पहला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है और जितने भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सेंट्रल मेटल एटम सभी में सेम है। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 1 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 दिया हुआ है। यहां चेक करो 4 और 1, यहां पर क्या हो गया 5। यहां चेक करो, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है। इसका मतलब स्टूडेंट ये तो आपका यहां पर आयोनाइजेशन आइसोमर्स हो नहीं सकता है क्योंकि यहां कोऑर्डिनेशन नंबर ही अलग है। 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहां मैच कर रहा है, मे भी हो सकता है 4 1 5 और 1 6, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये हो सकता है 3 2 5 और 1 6, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कि अभी तक इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 5 दिखा, बाकी सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा और क्वेश्चन में भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है। और मैंने क्या बोला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ साथ सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए। पहला ऑप्शन इसीलिए नहीं होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर सेम नहीं है। अब इन 3 ऑप्शन में से कोई हमारा एक आंसर होने वाला है।
ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप चेक करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका 3 आएगा। अगर यहाँ भी चेक करेंगे, पीजो ऑप्शन है ही नहीं, अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। अगर आप यहाँ भी चेक करेंगे तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। अगर आप यहाँ भी चेक करेंगे तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर आपका 3 है। मतलब इन तीनों कंपाउंड में, इस क्वेश्चन के साथ इन तीनों कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब सेम। अब मुझे आयोनाइजेशन आइसोमर्स चेक करना है कि इन तीनों में से सही आयोनाइजेशन आइसोमर्स इस क्वेश्चन का कौन सा है। और मैंने क्या बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर देखो, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अगर बाहर हम क्वेश्चन में देखें तो ये डिसोसिएट हो गया एक्वस सॉल्यूशन में। जब हम इसे डालें स्टूडेंट, एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इसे डालें, ये हम रिवर्सिबल का एरो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन में इसे डालें तो ये डिसोसिएट होकर क्या दे रहा है, क्लोराइड आयन दे रहा है। अब आप देखो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है, नाइट्राइट, 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 मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये डिसोसिएट होके आपका नाइट्राइट आयन देगा, ये डिसोसिएट होके आपका क्लोराइड आयन देगा, ये डिसोसिएट होके आपका H2O मॉलिक्यूल देगा। ये तो आयन है ही नहीं, ये तो मॉलिक्यूल हो गया। आयंस में डिफरेंस होना चाहिए, ये तो आयंस है ही नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन गया आपका, मतलब आयंस में डिफरेंस होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस ऑप्शन में भी आयंस, क्वेश्चन से आयंस सेम है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। मतलब आपको सेकंड ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, लेकिन दोनों में आयंस का डिफरेंस है। इसका मतलब ये कंपाउंड और क्वेश्चन में दिया गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोनों एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। तो पहचानने का सीधा सा तरीका है स्टूडेंट कि पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम को चेक करो। अगर ये सेम है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जाओ, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जैसे ही आपने गया तो आप क्या देख रहे थे, ये नाइट्राइट आयन दिया, इसीलिए सेकंड ऑप्शन जो होगा वो क्वेश्चन में दिए गए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का आयोनाइजेशन आइसोमर्स होगा। तो उम्मीद करता हूं आयोनाइजेशन आइसोमर्स आप समझ गए हैं। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हाइड्रेट आइसोमर्स, या फिर इसी का दूसरा नाम है सॉल्वेट आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट वर्ड लिया गया है हाइड्रस से, और हाइड्रस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही कहा था कि आइसोमर्स अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आया तो 4 टर्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंस रहेगा। और प्रॉपर्टीज जिस कारण से डिफरेंस रहेगा वो आइसोमर्स के आगे लिखा हुआ रहेगा, और आइसोमर्स के आगे हाइड्रेट लिखा हुआ है। हाइड्रेट वर्ड लिया गया है हाइड्रस से, और हाइड्रस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। तो अब सुनिए इसका सही डेफिनेशन, मतलब पहचानने का तो तरीका है वाटर मॉलिक्यूल, एक्वा मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जो लीगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, सब कुछ सामने लिखा हुआ है। हाइड्रेट मतलब हाइड्रस, हाइड्रस मतलब वाटर, वाटर मॉलिक्यूल जो लीगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसके नंबर में डिफरेंस होने के कारण से अगर प्रॉपर्टीज बदल जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहते हुए, तो ऐसे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स को हम लोग आपस में हाइड्रेट आइसोमर्स कहेंगे, और बनाने के प्रोसेस को हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। सिंस वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसीलिए इसे हम लोग सॉल्वेट आइसोमर्स भी कहते हैं। आइए चेक करते हैं पहला एग्जांपल को कैसे पहचानेंगे कि ये एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमर्स है कि नहीं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चलो, लीगेंड को देखो। इस पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कितना एक्वा मॉलिक्यूल दिख रहा है, 6 एक्वा मॉलिक्यूल, 6 एक्वा मॉलिक्यूल दिख रहा है। लेकिन दूसरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में देखिए हाउ मेनी एक्वा मॉलिक्यूल आर देयर, ओनली 5 एक्वा मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो क्या जो वाटर मॉलिक्यूल, जो एक्वा मॉलिक्यूल जो लीगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्या उनके नंबर में डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। तो हम लोग कह सकते हैं दीज कंपाउंड्स आर, ये दोनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमर्स है। स्टूडेंट आप इसे यहां पर आयोनाइजेशन आइसोमर्स नहीं कह सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पे ये आपका क्लोराइड आयन दे रहा है, यहां भी ये आपका क्लोराइड आयन ही दे रहा है।
क्लोराइड आयन ही दे रहा है। तो आयंस तो सेम है, लेकिन हमें चेक करना है हाइड्रेट आइसोमर्स। और हाइड्रेट आइसोमर्स कैसे हमें मालूम चलेगा? वाटर मॉलिक्यूल को देखकर, एक्वा मॉलिक्यूल को देखकर। एक्वा मॉलिक्यूल के नंबर में डिफरेंस है तो वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमर्स होगा। लेकिन शर्त है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए। देखिए यहां भी क्रोमियम, यहां भी क्रोमियम, यहां भी 6 वाटर मॉलिक्यूल और यहां भी देख सकते हैं आप टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल है। यहां भी 3 क्लोरीन है, यहां भी 3 क्लोरीन है। आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों में पार्टिसिपेट करने वाले एटम मॉलिक्यूल और आयंस सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 और यहां भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 3, मतलब सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन जो एक्वा मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो एक्वा मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनके नंबर में डिफरेंस है। तो ऐसे दो कंपाउंड को हम लोग आपस में एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमर्स या सॉल्वेट आइसोमर्स कहेंगे। आइए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। देखिए यहां भी कोबाल्ट, यहां भी कोबाल्ट, यहां भी NH3 मॉलिक्यूल है, 4 NH3 मॉलिक्यूल है और यहां भी देख सकते हैं 4 NH3 मॉलिक्यूल है। यहां भी H2O एक्वा है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहां भी H2O मॉलिक्यूल है। यहां भी देख सकते हैं कि आपको 3 क्लोराइड आयंस है और यहां भी देख सकते हैं कि आपका यहां पे 3 क्लोराइड आयंस है। लेकिन स्टूडेंट आप यहां पर देखें कि इस क्वेश्चन में यहां पर आपको ब्रोमाइड दिया हुआ है, लेकिन यहां पर ब्रोमाइड नहीं है, मतलब यहां तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल गया। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमर्स नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, भले ही यहां पर एक H2O मॉलिक्यूल था, लेकिन यहां पर लिगेंड के फॉर्म में एक भी H2O मॉलिक्यूल नहीं है। तो क्या सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल जो एक्वा है, जिसका नाम एक्वा है, उनके नंबर में डिफरेंस होने से क्या हाइड्रेट आइसोमर्स हो जाएगा? क्या नहीं स्टूडेंट। सबसे पहली बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर सेम होना चाहिए। लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि दूसरे वाले में तो आपको ब्रोमाइड आयन दिख रहा है, लेकिन पहले वाले में कहीं ब्रोमाइड आयन नहीं है। भले ही यहां पर एक्वा मॉलिक्यूल जो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं उनमें डिफरेंस है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं था, इसलिए ये कंपाउंड हाइड्रेट आइसोमर्स नहीं हो सकता है। आइए थर्ड एग्जांपल को देख लेते हैं। कोबाल्ट, यहां भी कोबाल्ट, यहां भी H2O मॉलिक्यूल, यहां भी H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल का नंबर 1 एक ही नंबर है और यहां भी H2O मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है। यहां क्लोराइड आयन देखिए 1 और 2, 3 है यहां पर। यहां भी क्लोरीन का नंबर देखिए 2 और 1 3 है। बाइडेंटेट लिगेंड जिसका नाम इथाइलिन डायमीन है, देखिए यहां पर 2 मॉलिक्यूल है इथाइलिन डायमीन का और यहां भी देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल है इथाइलिन डायमीन का। मतलब पार्टिसिपेट करने वाले सभी एटम, मॉलिक्यूल और आयन सेम है, मतलब इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सेंट्रल मेटल एटम दोनों में कोबाल्ट है, मतलब सेम है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 1 और 1 2। आपको पता है स्टूडेंट कि EN जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है और बाइडेंटेट लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेक करते हैं? 2 इंटू डेंटिसिटी। क्यों? क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो 2 लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो 2 और कितना दिया हुआ डेंटिसिटी? 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया इसका? 4। तो ये हो गया 4, 1 5 और 1 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहां चेक करें 2 इंटू 2 4 और 2 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम था, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो गया, सेंट्रल मेटल एटम सेम हो गया। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे स्टूडेंट और निकालना आता होगा तो इस यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 और यहां भी आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3, मतलब इन दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। अब चलो हाइड्रेट आइसोमर पहचानना है, तो चलो एक्वा मॉलिक्यूल के पास, वाटर मॉलिक्यूल के पास जो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्या यहां एक्वा मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है? क्या यहां पर एक्वा मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है कि यहां एक्वा मॉलिक्यूल जो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है उसके नंबर में डिफरेंस है। तो जब एक्वा मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं उनके नंबर में डिफरेंस होने के कारण से अगर प्रॉपर्टीज बदल जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहते हुए, तो ऐसे दो कंपाउंड को हम आपस में एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमर्स या सॉल्वेट आइसोमर्स कहेंगे। और ध्यान रखना स्टूडेंट, भले ही ऑप्शन नंबर 2 में, एग्जांपल नंबर 2 में वाटर मॉलिक्यूल, देखो ना यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के नंबर में डिफरेंस था, लेकिन इसे हम हाइड्रेट आइसोमर्स नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट था। तो उम्मीद करता हूं कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स के साथ साथ हाइड्रेट आइसोमर्स भी आपको समझ में आ